व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में अमेरिका के नए कल को दिखाने की कोशिश करती है। लोग अब वहाँ की सरकार और उसके कानूनों से ऊब चुके हैं और इसीलिए उन्होंने सिविल वॉर शुरू कर दिया है। पर यह लड़ाई जहाँ जाकर ख़त्म होती है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान हम यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज को देखते हैं जो मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि वो विक्ट्री के करीब हैं। जल्दी ही वो इस देश के दुश्मनों को हराकर फिर से पहले जैसा अमेरिका बना देंगे। उनकी इस स्पीच को घर में बैठी ली नाम की जर्नलिस्ट देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। नेक्स्ट डे हम अमेरिका को देखते हैं जो आग में झुलस रहा है। चारों ओर बस अफरा तफरी है, लोग लड़ रहे हैं। एक जगह पर कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। उसी को कवर करने के लिए वहां पर ली पहुंचती है। पर इस बीच हम देखते हैं कि एक लड़की बैग लेकर उस प्रोटेस्ट के बीच में घुस जाती है। इस दौरान ली की नज़र एक यंग फोटोग्राफर जेसी पर पड़ती है जो कि जख्मी हो गई है। वो उसे फौरन बाहर लाती है और खुद की मीडिया वेस्ट देकर यही रुकने को कहती है क्योंकि अभी वो छोटी है, उसे इस भीड़ में चोट भी लग सकती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिससे कई लोग मारे जाते हैं। जब ली इस धमाके की फोटोज क्लिक करना शुरू करती है तो उसे चारों ओर खून और लाशें दिखती है। ये उन लोगों की लाशें थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जैसे भी कुछ फोटोज क्लिक करती है, अब शाम के समय जॉन जो कि ली का कलीग है वो अपने बॉस के साथ बैठा होता है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाएंगे ताकि वो इस पूरे सफ़र को रिपोर्ट कर सके। जो भी कुछ हो रहा है लोगों के साथ उन्हें दिखा सकें। अगर उन्हें मौका मिला तो वो प्रेसिडेंट का भी इंटरव्यू लेंगे। इसी बीच हम कुछ फुटेज को देखते हैं जिसमें कुछ लोग कुछ ब्लैक लोगों को जिंदा जला रहे हैं, जो बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है ये सब देखना। और ये सब दूर खड़ी ली अपने कैमरा में कैद कर रही थी। होटल में जाकर वो बात लेती है और हर टाइम यही सब सोचती रहती है। तभी नीचे उसे कोई मिलने आता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो जेसी थी जो उसे थैंक यू कहने के लिए आई थी। पर ली उसे घर जाने को कहती है क्योंकि माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट डे ये लोग अपने सफ़र के लिए निकलने को तैयार थे, लेकिन नीचे जाकर ली देखती है कि उनके साथ ली भी जाने को तैयार है, जो बात उसे पसंद नहीं आती। इसीलिए वो जॉन से इस बारे में बात करती है। पर जॉन कहता है कि उसने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की और वो एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर है, उसे तुम्हारा साथ भी है, दोनों मिलकर अच्छा काम करना। वो मान जाती है और फिर ये लोग निकल जाते हैं। अब बीच रास्ते में इन्हें अमेरिका का वो मंजर दिखाई देता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोड पर हजारों की तादाद में कार्स जल रही थी जिन्हें ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया था। चारों ओर बस सन्नाटा है, ना कोई इंसान है और ना ही इंसान की जात। कुछ दूरी पर जाकर ये फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं जिसे कुछ बंदूकधारी लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये लोग बाहर निकलकर अपना इंट्रो देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर फ्यूल भरवा लेते हैं। साथ में कुछ कैंस भी रख लेते हैं। वहीं ली को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। थोड़ी दूरी पर दो लोग को मार कर लटकाया हुआ था। वो वहाँ फोटो क्लिक करने जाती है और उसके साथ एक बंदूकधारी आदमी भी था जो उसे बताता है कि ये जिंदा है लेकिन ये आउटसाइडर है, इसीलिए हमने इन्हें ऐसे ही जिंदा लटका दिया। तभी वहाँ ली आ जाती जो फोटोज को क्लिक करती है और फिर वो लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। पर इस चीज़ से ली पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है जिस वजह से वो रोना शुरू कर देती है। तब जेसी उसे समझाती है कि उसे आगे आने वाले रास्तों में इससे भी भयानक चीज़ों को देखने को मिलेगी, इसीलिए मजबूत बनना होगा और खुद पर काबू रखना होगा। अब 150 किलोमीटर के बाद इन्हें एक शहर मिलता है जो किसी ज़माने में लॉस एंजलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ चारों ओर आग है और लोगों की लाशें हैं, बस उसके सिवा और कुछ नहीं है। ली जॉन से कहकर वहाँ कार रुकवाती है और फिर वो दोनों फोटोग्राफर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हम एक क्रैश मिलिट्री हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसे वो लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। बातों ही बातों में जेसी उसे बताती है कि वो इस सफ़र में अपने डैड का कैमरा यूज़ कर रही है ताकि वो क्या करने के लिए आई है वो ये कभी ना भूले। अब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है, इसीलिए जेसी उसे जो कुछ भी है उस पेट्रोल पंप पर हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अंधेरे में ऐसी जगह ट्रैवल करना सही नहीं है, इसीलिए ये लोग वहीं साइड में आज रात बिताने का डिसाइड करते हैं। जॉन जेसी को समझाता है कि तुम्हें हर दिन और मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और हम प्रेस वालों को तो कुछ भी नहीं पता। सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ली वहीं बैठी हुई हवा में उड़ रहे उन मिसाइल को देख रही थी जो आर्मी वाले लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए शूट कर रहे थे। ली बैठी उस दिन के बारे में सोच रही है जब वो और उसके लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर आर्मी और सिविलियन के बीच भारी गोलीबारी हो रही है जिसमें एक सिविलियन भी मारा जाता है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस बिल्डिंग में जितने भी आर्मी वाले होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं
और एक साथ सभी को मार देते हैं। ये सब दूर से ली ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। उसके लिए चीज़ें बहुत ही भयानक थी। यही वजह है कि वो आज भी उसे भूल नहीं पा रही है। अब नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं एक रेफ्यूजी कैंप में, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद है। वहाँ पर माहौल थोड़ा चिल था और इसीलिए सभी वहाँ आज की रात रुकने का फैसला करते हैं, जिसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से निकल जाते हैं। अभी उनका सफ़र बहुत ही लंबा है। उन्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर पूरे अमेरिका की सबसे ज़्यादा सुरक्षा होती है। लेकिन क्या अभी वहाँ कुछ ऐसा ही होगा, ये तो आगे ही पता लगेगा। पर दोस्तों, आज इन्हें कुछ बहुत ही अजीब दिखता है, जैसे ये सभी एक साथ टाइम पोर्टल में आ गए, क्योंकि रास्ते में इन्हें एक टाउन पड़ता है जिसे देखकर लग ही नहीं रहता कि पूरा अमेरिका जल रहा है। वहाँ ये लोग रुककर एक शॉप पर जाते हैं जहाँ जॉन उसके ओनर से पूछता है कि यहाँ इतना सब कुछ ठीक कैसे है। तो वो बताती है कि हम उस जंग का हिस्सा नहीं है। वहीं जैसी ली के लिए एक न्यू ड्रेस में कुछ फोटोज भी क्लिक करती है, जो हमें दिखाता है कि दोनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। बाहर आने पर वो अपने बॉस से कहती है कि ये जगह कितनी सुकून भरी है, काश हमारा अमेरिका भी ऐसे ही बन जाए। तब वो उसे ऊपर देखने को कहता है जहाँ पर वो बंदूकधारी लोग और वो उन्हें ही देख रहे थे। कभी कभी हमें जो कुछ दिखाई देता है वैसा कुछ होता नहीं है, और इन्हीं चीज़ों को परखने के लिए रिपोर्टर होते हैं। उनकी चील की निगाह होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मीडिया के बिक जाने के बाद वो अंधे और बहरे दोनों हो जाते हैं। अब सभी वहाँ की कुछ फोटोज क्लिक करके निकल जाते हैं, जिसके बाद इन्हें बीच में एक वंडरलैंड पार्क दिखता है। उसके सेंटर में एक आर्मी वाले की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर ये लोग कार को रोक लेते हैं। और फिर ली अपने पास लेंस के आसपास देखती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर तभी इनके ऊपर से कहीं से गोलीबारी चलना शुरू हो जाती है। जॉन फौरन कार को सेफ जगह पर रोकता है और बाहर आता है, जहां पर उन्हें दो आर्मी वाले लेटे हुए बिल्डिंग की ओर एम करते हुए दिखते, जिनकी ली फोटो क्लिक करती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है कार पर। सभी लोग सो रहे थे। ली ड्राइव कर रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि कोई उनका बहुत देर से पीछा कर रहा है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ आ जाता है। जब ली उसे देखती है तो हैरान रह जाती है कि वो टोनी था, जॉन का दोस्त। जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो उसके साथ खूब मस्ती करता है और कुछ ही देर में माहौल एकदम मस्ती भरा हो जाता है। जैसे ही उनकी कार में चली जाती है और ली यहाँ आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी कार आगे निकल जाती है, जिस वजह से ली को अब जैसी की फिक्र होने लगी थी। वो इस बारे में बॉस से बात करती है कि तभी उनके सामने अचानक से एक ट्रक आ जाता है, जिससे कि उनकी कार रोड से उतरकर जंगल में घुस जाती है। अब यहाँ उन्हें अपने साथियों की कार दिखती है, पर वो खाली थी। वो देखकर ये घबरा जाते हैं और फौरन उतरकर जायजा लेने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें दो आर्मी सोल्जर कुछ लोगों की लाशों को एक गड्ढे में डाल रहे थे। उनके पास जेसीबी थी, अब वो उसे कुछ कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए ली उससे बात करने के लिए जाता है। पर वो आर्मी वाला सनकी था, वो बिना कुछ सुने ही उसके साथ ही मैनियाक को शूट कर देता है, जिससे जॉन गुस्से में कहता है कि हम अमेरिकन हैं, हमें क्यों मार रहे हो। तो वो पूछता है कि कौन से अमेरिकन, सेंट्रल हो या फिर साउथर्न वाले। तो वो थोड़ा रुक कर बोलता है कि सेंट्रल वाले। तो वो रुक जाता है क्योंकि पूरी सरकार सदन वालों के खिलाफ है, और यही वजह है कि दोनों साइड के लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। सिर्फ इसी वजह से सरकार ने उसके खिलाफ एक ऐसा बिल पास कर दिया जो कि उनके लिए सही नहीं था। पर ये लोग भूल गए कि टोनी असल में चाइना का है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये बात उस आर्मी वाले को पता चलती है तो बिना कुछ बोले वो उसे गोली मार देता है। वो तो इन सभी को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से बॉस कार लेकर आ जाते और उन दोनों पर चढ़ा देते हैं, जिस चक्कर में जेसी उस लाश भरे गड्ढे में गिर जाती है। वो उन लाशों को देखकर पूरी तरह से सहम जाता है, पर वो सभी उसे बाहर निकाल कर फौरन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पीछे से एक आर्मी वाला उन पर अंधाधुंध शूट करे जा रहा था, जिस चक्कर में एक गोली बॉस को भी लग जाती है, पर ये फिर भी जैसे तैसे खुद को वहां से निकाल लेते। उसके साथ साथ बॉस भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सुबह ये लोग वॉशिंगटन डीसी के आर्मी बेस पर पहुंचते हैं। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि बॉस की मौत हो चुकी है और सभी उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्सा जॉन वहां की मीडिया हेड पर उतारता है, क्योंकि आर्मी ने उनके 2 लोगों को जान से मार दिया है, जिसके बदले में वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन अब जो चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसी बीच उन्हें उन लोगों से पता चलता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है कि अब अमेरिकन आर्मी के अंडर सब कुछ आ गया है। ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टोरी मिस कर दी। बाकी मीडिया हाउस ने इस स्टोरी को पहले ही रिपोर्ट कर दिया होगा, जिस बात से ली नाखुश होकर जाकर नदी के किनारे बैठ जाती है। वहाँ पर जैसी भी मौजूद होती है, जो उसे कहती है कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी,
इसीलिए मैं तो वहां जाऊंगी और जो सच होगा उसकी फोटो खींचूंगी। जैसी उसके हौसले को देखकर ताज्जुब में थी, इसीलिए वो भी उसका साथ देने को राजी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में जो विजुअल आने वाले हैं वो अभी तक इस कहानी का सबसे बेस्ट होने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहानी आगे बढ़ती है और हम वॉशिंगटन DC में मौजूद व्हाइट हाउस को देखते हैं, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित घर है। लेकिन आज उसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चारों ओर उसे कवर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी उसके अंदर घुस गए। इसीलिए मिलिट्री अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए लगे हुए। लगातार चारों ओर फायरिंग हो रही है। उसे में हम ली की टीम को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ वहां डटे हुए थे। वो काम करते हैं जो एक मीडिया कर रही है, ताकि लोग उस विजुअल को देख सकें। वो लोग एक कार के पीछे छुप जाते हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर जा रही थी। लेकिन तभी वहां एक रॉकेट आता है जो सीधा उस कार पर लगता है, पर शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं होता। और इतने में वहां एक टैंक एक गोला दागता है, जिससे कि बैरिकेड टूट जाता है। इनका अंदर जाने का रास्ता अब साफ हो गया था। पर इतने में दोस्तों अंदर से 3 बीस्ट कार निकलती है, जिसमें प्रेसिडेंट की फैमिलीज होने का अंदेशा था। लेकिन अब वहां पर वो आर्मी वाले मारे जा चुके हैं जो कि अमेरिका की रक्षा कर रहे थे। अब सिर्फ सदर्न स्टेट की आर्मी बची हुई है, जो कि उन कार्स पर लगातार गोलियों से भून डालती है। हालांकि इससे कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है। लेकिन उसके अंदर बैठे हुए लोग घबरा जाते हैं और गेट को खोल देते हैं, यानी कि उन्होंने खुद अपनी मौत को दावत दे दिया। वो सभी उसे खत्म कर डालते हैं, लेकिन तीनों कार में से एक में भी प्रेसिडेंट नहीं होते, जिसे देखकर ली को शक होता है कि वो अभी भी व्हाइट हाउस के अंदर ही है। इसीलिए उन्हें अंदर जाना होगा। वो तीनों फौरन अंदर की ओर भागते हैं। अब वहां पर कोई सेंट्रल मिलिट्री नहीं थी। अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि चारों ओर बस वहां के ऑफिशियल की लाशें पड़ी हुई है। ये जगह किसी भी एंगल से व्हाइट हाउस तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इनके आगे वो मिलिट्री वाले थे, जिन्हें कुछ ही देर में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी मिलती है, जो कहती है कि हम सब कुछ सही कर देंगे। प्रेसिडेंट ने इस्तीफा भी दे दिया, यहाँ तक कि वो तो नेगोशिएट भी करने को तैयार है। लेकिन इन मिलिट्री वालों को अपने लोगों का खून सवार था। वो मौत का बदला मौत से लेंगे, इसीलिए वो उसकी एक ना सुनते हुए उसे शूट कर देते हैं। फिर जितनी भी सेफ डोर थे व्हाइट हाउस के, वो सभी को उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी अचानक से दूसरी ओर शूटिंग होने लगती है, जिसकी गोली सीधा जेसी के पास आ रही थी। लेकिन तभी उसके सामने ली आ जाती है और उसे वो गोली लग जाती है। उस चीज को भी जेसी अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है, पर जैसे ही वो गिरती है सब कुछ शांत हो जाता है। वो वहां से कुछ देर तो हिलती ही नहीं, लेकिन फिर जॉन आकर उसे अंदर की ओर ले जाता है। उसे वही जेसी को छोड़ना था, क्योंकि अब देर हो चुकी है। उधर वो मिलिट्री वाले वो ओवल ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट डेस्क के नीचे छुपे हुए। वो सभी उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर जॉन आ जाता है, उन्हें रोकता है और उसे वो काम करना है जिसके लिए वो यहाँ तक आया है, यानी कि कुछ फोटोज और एक शॉर्ट इंटरव्यू। वो प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर तुमने इस लॉ को क्यों पास किया। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सबकी भलाई के लिए ये फैसला किया, पर लोगों ने इसे गलत तरीके से समझा। वो अभी भी अपनी गलती को मानने को राजी नहीं था, इसीलिए जॉन उसे शूट करने को कहता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो सभी उसे भून डालते हैं और इस चीज़ को ली अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है। हालांकि ये पूरी कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि इतनी आसानी से कभी कोई यूएस प्रेसिडेंट को मान नहीं सकता। पर आपको क्या लगता है कि क्या जनता ही सब कुछ है? जैसे कि आपने कुछ दिन पहले श्रीलंका में देखा, जिस दिन वहां की जनता जाग गई, उस दिन उसने पूरी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां के लीडर को देश छोड़कर भागना पड़ा। और जनता ने बता दिया कि अगर हम तुम्हें कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो वहां से उतार भी सकते हैं। पर क्या सच में अमेरिका में ऐसा हो सकता है? वेल, ये कहानी दिखाती है कि अगर अमेरिका में सिविल वॉर हुई तो कुछ ऐसा ही हालात बन जाएंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।